नमस्कार। दीपक रेगे कथा कथन चैनल पर आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूं। श्रोते हो, तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की आज दीपक रेगे हिंदीमध्ये स्वागत का करतायत? तर आजची खासियत आहे सुरेशचंद्र वाघ सरांची हिंदीमध्ये लिहिलेली कथा जब हृदय उलझता है. मित्रांनो, सुरेशचंद्र वाघ सरांच्या अनेक विनोदी कथा आपण आपल्या चॅनलवरून वाचून दाखवलेल्या आहेत. आजची ही कथा जब हृदय उलझता है हिंदी कथा आहे. बघूयात. एक प्रयत्न केलाय. हा प्रयत्न कसा वाटला कमेंट करून जरूर कळवा. कथेचा व्हिडिओ लाईक करा, मित्रपरिवारात शेअरही करा. ऐकूयात सुरेशचंद्र वाघ लिखित जब हृदय उलझता है. फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. यह कहावत स्कूल में अंग्रेजी के किताब में पढ़ी थी और बचपन से ही मेरे मन पर अंकित हो गई थी. मेरे दोस्त आज भी दोस्ती निभाते हैं और मैं भी मुश्किल समय में दोस्तों की मदद के लिए दौड़ता पड़ता हूं. यह कहानी भी उसी का किस्सा है. मेरे जिगरी दोस्त शिरीष उर्फ शिर्या दामले हमारी ही सोसाइटी में 30 मंजिला इमारत के 29वीं मंजिल पर रहता है. स्कूल में हमारे ही क्लास की डिम्पल के प्यार में वो खो गया और बाद में लव मैरिज करके डिम्पल हमारी डिम्पल भाभी बन गई. एक बार होटल श्रेयस में प्याज नवमी के अवसर पर हमने पकौड़े पार्टी का आयोजन किया. स्कूल के पुराने दोस्त और सभी सौभाग्यवती भाभियां यानी मेरी अर्धांगिनी सौ स्मिता सहित सभी ने मिलकर प्याज पकौड़ों का भरपूर आनंद लिया. दरअसल ये एक सिर्फ बहाना था. आजकल कोई चातुर्मास पालन करते हुए दिखता ही नहीं. साल भर ऑनलाइन ऑर्डर देकर पिज्ज़ा, बर्गर, चिकन, मटन, फिश, बिरयानी खाने वाले प्याज के बिना कैसे रह सकते हैं. लेकिन दूसरे ही दिन डिम्पल भाभी का मुझे फ़ोन आया. वह थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में बोली, अरे सुन, शिरीष के सीने में बहुत दर्द हो रहा है. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. क्या तुम आ सकते हो? मैं और स्मिता दोनों उनके फ्लैट पे गए. उस समय फैमिली डॉक्टर श्रीमान मूथा जी शिरीष की जांच कर रहे थे. गहरी सांस लेते समय स्टेथोस्कोप पर उन्हें सीने में कुछ संदिग्ध नहीं लगा. नाड़ी की गति, बीपी सामान्य था. बाकी पेट में गैसों का विस्फोट हो गया है ऐसा निदान करते हुए उन्होंने कहा कि प्याज पकौड़ों का ही असर है और गोलियां लिख दी. 2 दिन बाद मैंने डिम्पल भाभी को फ़ोन करके शिरीष की तबीयत पूछी तो उसके सीने का दर्द कुछ कम नहीं हुआ था. डॉक्टर मूथा ने उसे कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर दिया था. स्वाभाविक रूप से मैं उसके साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर झड़पे के पास गया. एक बार विशेषज्ञ के चक्कर में पड़ गए तो कई तरह की जांचों का सिलसिला ही शुरू हो जाता है. फिर ईसीजी हुआ. शिरीष का सीना डर से धड़क रहा था, फिर भी रिपोर्ट सामान्य. फिर सीटी स्कैन हुआ. मशीन में उसकी बॉडी ढकलते समय ऐसा चेहरा बना रहा था जैसे कह रहा हो, हम जाते अपने गांव अपनी राम राम राम. लेकिन रिपोर्ट सामान्य. फिर एमआरआई हुआ. शरीर के ए टू जेड स्पेयर पार्ट्स की इमेजिंग उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक बता रही थी. हड्डियां, हड्डियों का ढांचा, रीढ़ की हड्डियों की माला, मांसपेशियों के बंडल, हृदय का संकुचन और फैलाव, मस्तिष्क की विभिन्न कार्य प्रणाली पूरी तरह से सही थी. किडनी, लीवर, आमाशय, छोटी बड़ी आंत, कान, नाक, गला, आंखें सब कुछ सामान्य था. एक और प्रयास के रूप में डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी करने के लिए कहा. उसमें भी कोई ब्लॉकेज नहीं मिला. रिपोर्ट में आया कि हृदय के अलिंद और निलय का कार्य अच्छी तरह से चल रहा है और नीला और रोहिणी सक्षम रूप से अपना कर्तव्य निभा रही है. साथ ही हृदय का आकुंचन और फैलाव भी नियमित रूप से हो रहा है. मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये जांचें करवाने में लाखों रुपए पानी में चले गए. आखिरकार इसे मनोवैज्ञानिक मामला बताते हुए डॉक्टर झड़पे ने शिरीष के मामले पर पर्दा डाला और उसे मनोरोग चिकित्सक के पास रेफर कर दिया.
एक दोस्त के नाते मैं हर बार हर जगह है उसका ढाढ़स बांधते हुए हाजिरी लगा रहा था। एक दिन थककर मैंने शिरीष से कहा, अरे मराठी हास्य कथाकार चिवी जोशी के गुंड्या भाऊ का दुखना और तेरा दुखना एक जैसे लगता है। तू तो बिल्कुल ठीक है यार, तुझे कुछ नहीं हुआ। मनोचिकित्सक के पास जाकर उसने तुझे मनोरोगी करार देकर पागल खाने में डाल दिया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। यह सुनकर शिरीष और भी डर गया। एक दिन डॉक्टर मुथाजी का मुझे ही फोन आया। जैसे नई दुल्हन की सहेली होती है वैसे ही उन्होंने मरीज का सहेला पकड़कर मुझे अपने क्लिनिक में मिलने के लिए बुलाया। वे बोले, देखो आपके दोस्त का मामला लाखों में एक होता है। हृदय के काल्पनिक डर से उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। हम इसे इंसेफिलोन ब्लंट ट्रॉमा सिंड्रोम कहते हैं, यानी दिमाग को लगी हुई चोट। मिस्टर शिरीष को कभी ऐसा सदमा लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर, सभी तरह की जांचें तो हो गई, कुछ पता भी नहीं चला। अब और दिमाग की कैसी कैसी जांचें करने के लिए कहेंगे आप? ये महंगी जांचें करने में हम मध्यम वर्ग की आर्थिक क्षमता कहाँ है डॉक्टर? मैं निराश होकर बोला था, देखो मैं शिरीष का फैमिली डॉक्टर हूं। उसकी ठीक तरह से चिकित्सा हो, उसे उचित मार्गदर्शन मिले, ये मेरा कर्तव्य है। बताइए फिर डॉक्टर, क्या सलाह है आपकी? हमारे शहर में कैंप इलाके में अभी अभी एआई क्लिनिक नाम से नया हॉस्पिटल खुल गया है। वहाँ रोबोटिक तकनीक का उपयोग करके मरीज की जांच की जाती है। सभी प्रकार की चिकित्सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहायता से की जाती है और फिर उचित सलाह भी दी जाती है। ये और क्या है? आंख से निकलकर राख में पड़ेंगे हम। ये रोबोटिक जांचें मतलब यंत्रमानव से होती है क्या वो ये जांचें? हाँ, वह उचित जांच करके आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है। जैसे नाड़ी वैद्य नाड़ी से चिकित्सा करता है वैसे ही यह रोबोट केवल स्पर्श ज्ञान से आपकी जांच करता है। लेकिन डॉक्टर, मैंने पढ़ा है कहीं कि ये रोबोट जो होते हैं बहुत तेज होते हैं। जापान में एक रोबोट ने कारखाने में कामचोर कर्मचारी को थप्पड़ मार दी थी, ऐसी खबर पढ़ी थी मैंने। अगर कल ये रोबोट जांच करते समय गलती से मरीज का गला दबा दे तो? मैं डरकर बोला, देखो मिस्टर ब्रह्मे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका निर्माण अत्याधुनिक जापानी तकनीक का उपयोग करके ही किया गया है। हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में इसका प्रस्तुतिकरण हुआ है और इसे आईएमए ने अभी अभी मान्यता भी दी है। ये सब सुनकर मैं सोच में पड़ गया और ये सोचने लगा कि इसे शिरीष को कैसे समझाऊं। डॉक्टर बोले, धैर्य धरो, धैर्य से ही मधुर और मीठे फल मिलते हैं। अब डॉक्टर ने ही संत तुकाराम महाराज का अभंग सुना दिया तो आलिया भोगाशी असावे सादर, देवावर भार ठेवोनिया। फिर वह कृपा सिंधु निवारी साकड़े, शरण देवाशी जाता भले। मतलब जो कुछ भी भोगने के लिए आए उसे स्वीकार करो, अपना भार ईश्वर पर डाल दो, फिर वह कृपा सिंधु तुम्हारी कठिनाइयां दूर करेगा। भगवान की शरण में जाना ही अच्छा है। ऐसा कहकर मैं शिरीष के पास गया। शिरीष तब बहुत कराह रहा था और उसने अब वर्क फ्रॉम होम बंद करके बिस्तर पकड़ लिया था। उससे मैंने ज़्यादा बातें नहीं की। मैंने डिंपल भाभी से बात की, उसे समझाया और दूसरे ही दिन एआई क्लिनिक की अपॉइंटमेंट ले ली। डर के मारे डिंपल भाभी साथ आने को तैयार नहीं थी। उसने सारा मामला मुझे ही निपटाने के लिए कह दिया। हालांकि उसके मायके में फ़ोन करके अपनी मम्मी के कानों में यह बातें उन्होंने डाल दी। शिरीष की सास राधाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने अपने ज्योतिष गुरुजी को फ़ोन लगाया। गुरुजी ने कुंडली निकाली, ग्रह योग देखे। शिरीष को शनि की बाधा नहीं है और डिंपल भाभी को मंगल भी नहीं है, इसलिए दोनों पर गुरु की कृपा है। मतलब वह रोग मुक्त होने का योग है, ऐसा गुरुजी ने कहा। इसके लिए उन्होंने सोमेश्वर मंदिर के पुजारी को 501 रुपया दक्षिणा देकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए कह दिया।
निर्धारित समय पर मैं शिरीष को लेकर एआई क्लिनिक गया। रिसेप्शन हॉल भव्य था, चकाचौंध भरा था। रिसेप्शन काउंटर पर एक सुंदर यंत्र कन्या बैठी थी, यानी वह एआई निर्मित सुपर मॉडल ही थी। नीली भरी बोलती हुई आंखें, लाल लाल होंठ, चेहरे पर खिलखिलाती हंसी, सुडौल शरीर, बालों का बॉबकट, जैसी बारबी की गुड़िया ही हो। खास बात यह है कि उसने रेशमी साड़ी पहनी थी, हाथों में हरी भरी चूड़ियां, कानों में झूलते हुए कर्णफूल, गले में भव्य स्वर्णालंकार, माथे पर आकर्षक रंग की मैचिंग बिंदी, ऐसा उसका ठाठ था। काउंटर पर उसकी वसुंधरा नाम की नेम प्लेट थी। वसुंधरा ने खुलकर हंसकर हमारा स्वागत किया और सामने सोफे पर बैठने के लिए इशारा किया। मैं और दबाव में रहा हुआ शिरीष दोनों सोफे पर जाकर बैठ गए। हॉल में सामने की दीवार पर एक बड़ा टीवी स्क्रीन चमक रहा था और उस पर क्लिनिक के बारे में जानकारी पेश की जा रही थी। बीच बीच में टीवी के नीचे दिखाने वाली पट्टी पर निम्नलिखित ध्यान देने योग्य वाक्य सरकते हुए दिख रहे थे। मैंने उन्हें शांति से पढ़ लिया। लिखकर आ रहा था, हमारे यहां किसी भी प्रकार की रक्त जांच नहीं की जाती, सीटी स्कैन नहीं किया जाता, दवाइयां नहीं दी जाती, शल्य चिकित्सा नहीं की जाती। यहां दिमाग की सर्विसिंग, हृदय की सर्विसिंग, शरीर के विभिन्न अंगों जैसे किडनी, लिवर, फेफड़े, अमाशय, छोटी बड़ी आंतों की सर्विसिंग की जाती है। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। रोगी का निदान करके उसका उपचार करने का यह एकदम नया तरीका था। यहां तो शरीर की सर्विसिंग की जा रही थी, जैसे हम अपनी दोपहिया या कार की गैरेज में सर्विसिंग करवाते हैं ना, वैसा ही कुछ ये था। यह वैज्ञानिक प्रगति का एक नया आविष्कार था। इसे चमत्कार ही कहना चाहिए। वर्षों तक लगातार अनुसंधान करके हमारे वैज्ञानिक क्या क्या खोज निकालेंगे, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होने के कारण केस पेपर तैयार ही था। इतने में नर्स की आधुनिक पोशाक पहने हुए और एआई मॉडल जापानी बार्बी की मिचमिची आंखों वाली गुड़िया हमारी तरफ आई और उसने हमें आदर से नमस्कार करते हुए चिकित्सा थिएटर की तरफ चलने का इशारा किया। अब उसके सौंदर्य का क्या वर्णन करूं। ब्रह्मा ने भी जब अपने कारखाने में मानव का निर्माण किया होगा तो इतनी सुंदर कलाकृति नहीं बनाई होगी। धन्य है हमारे वैज्ञानिक। शिरीष अंदर जाने में हिचकिचा रहा था। मैं उसकी बाह पकड़कर उसे अंदर ले गया। चिकित्सा थिएटर में डॉक्टर के पेशे को शोभा देने वाली पोशाक पहने हुए एक एआई मॉडल अपनी घूमने वाली कुर्सी पर विराजमान थी। कहने की जरूरत ही नहीं कि यह डॉक्टरीन बाई भी सौंदर्य की खान थी। उनकी तुलना रंभा, मेनका या उर्वशी से करना उनके पेशे और नैतिकता के खिलाफ होगा। ये ऐसा मेरा मन मुझसे कह रहा था। मिर्जा गालिब भी उन पर शायरी नहीं कर सकते, ये मुझे असंभव लग रहा था। आइए आइए, माय डॉक्टर उर्वशी, मरीज कौन है? मिस्टर शिरीष को क्या हुआ है? डॉक्टरनी बाई ने हमारा स्वागत करते हुए मुस्कुराकर पूछा। संयोग से उनका नाम भी उर्वशी ही निकला, इसे क्या कहें। मैंने उनके सामने शिरीष की बीमारी का पूरा विवरण बता दिया, क्योंकि शिरीष केवल अपनी छाती पकड़कर जैसे किसी को गले लगा हो वैसे खुद को जकड़कर बैठा था। मुझे लगा था कि वहां मरीज की जांच के लिए बड़ा बेड वगैरह होगा। उस पर डॉक्टर मैडम शिरीष को लिटाएंगी, स्टेथोस्कोप से उसकी छाती पीठ जांचेंगी, उसे गहरी सांस लेने को कहेगी। लेकिन उन्होंने इनमें से कुछ नहीं किया। उन्होंने शिरीष को अपने बगल के स्टूल पर बैठाया और अपने सुंदर नाखूने वाली उंगलियों से उसकी दाहिनी कलाई पकड़कर नब्ज की गति जांचनी शुरू कर दी। मुझे भी अपनी नब्ज जांचने का मन हुआ, लेकिन मोह में भवती सम्मोह और सम्मोह में भवती विनाशः, ऐसा कहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने अपने मन के मोह को नियंत्रित कर दिया। कुछ पल डॉक्टर मैडम सोच में पड़ गई। आप शादीशुदा है ना? आपकी शादी कब हुई थी?
उन्होंने तीखे स्वर में प्रश्न पूछा। शिरीष ने कहा, हाँ, शादी हुई है, शादी करके 2 साल हो गए हैं। हिचकिचाए उत्तर दिया शिरीष ने। इनके हृदय में बहुत बड़ी गड़बड़ है। बाप रे, मतलब कैसी गड़बड़ है डॉक्टर? आप उनके दोस्त थे इसलिए बताती हूं। इनके हृदय के चारों चेंबर्स में 4 युवतियां बंद है। डॉक्टरनी उर्वशी ने शिरीष के राज का खुलासा करते हुए मानो एटम बम ही फोड़ दिया था। यह सब विस्फोटक था। मैंने शिरीष की तरफ भौहें चढ़ाकर देखा। वह डरे हुए खरगोश की तरह देख रहा था। मतलब क्या हुआ है डॉक्टर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने आश्चर्य से पूछा। उनके हृदय की चेंबर्स की दाहिनी जवनिका में एक हवाई सुंदरी बंद है, जबकि बाएं जवनिका में बॉलीवुड की सुपरस्टार डेरा जमाए बैठी है। दाहिने खरनिका में मराठी सीरियल की एक मशहूर अभिनेत्री विराजमान है, तो बाएं कर्णिका में स्वर्ण पदक विजेता महिला तीरंदाज निशाना साधे बैठी है। अरे ये क्या बकवास है? लेकिन ये सब हृदय के चेंबर में घुसी कैसे है? इसे इंसेफिलॉन ब्लंट ट्रॉमा सिंड्रोम कहते हैं, यानी दिमाग पर लगा हुआ मुक्का। ऐसा है, हर किसी के मन में कोई ना कोई छिपा रहता है। पुरुषों के मन में स्त्री, तो स्त्रियों के मन में पुरुष। अब ऐसा मुक्का दिमाग के सपनों को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर खोज रहा होता है। शिरीष के सपनों की इन युवतियों का दिमाग के नियंत्रण केंद्र ने उसके हृदय के चेंबर्स में लॉकर की तरह धीरे से बिठा दिया है। मिस्टर शिरीष को कभी ना कभी ऐसा धक्का लगा होगा। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने मन में सोचा, अगर ये डिंपल भाभी को पता चल गया तो विस्फोट ही हो जाएगा। वह तुरंत अपने मायके चली जाएगी और वहीं से उसे तलाक का नोटिस भेज देगी। मैं डॉक्टर मैडम से बोला, इसे गुप्त ही रखना होगा, नहीं तो शिरीष की कोई खैर नहीं। अरे, ताकि मिसेस डिंपल को हृदय में जगह नहीं मिली तो वह अन्यत्र जहां जगह मिली, यानी फेफड़ों में फुफकारती बैठी है। उस वजह से मिस्टर शिरीष का दम भी घुट रहा है। तुरंत मिस्टर शिरीष का इलाज करना होगा। अब इसका उपाय क्या है आपके पास? हम शिरीष के हृदय की सर्विसिंग कर देंगे। मतलब शिरीष के हृदय को इसके लिए बाहर निकालना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, घबराइए मत। हमारे क्लिनिक में शून्य गुरुत्वाकर्षण वाला निर्वात स्थान जैसा केंद्र बना गया है। शिरीष को स्पेस सूट पहनकर वहां के टेबल पर लिटाया जाएगा। लेकिन फिर हृदय की सर्विसिंग कैसे करेंगे? सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम के बैंगनी पट्टी के परे नंगी आंखों से न दिखने वाली पट्टी, यानी प्यारा बैंगनी किरणें, यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें। इसमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ऐसी कॉस्मोस किरणों की बौछार से हृदय को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। डॉक्टर मैडम बोली, यानी ये तो वॉशिंग पाउडर निरमा जैसा है। कमाल है, लेकिन हृदय की इन महामायाओं को बाहर कैसे निकालेंगे? अरे आखिर ये स्वप्न सुंदरियां हैं। इनका अस्तित्व केवल कल्पना में होता है। इन्हें मिटा देना ही काफी है। हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित शरीर की सर्विसिंग अब आने वाले समय की आधुनिक तकनीक की शुरुआत है। यह सब सुनकर मैं दंग रह गया। शिरीष के हृदय में बसी इन विलेन को बाहर निकाला वर्तमान मेडिकल साइंस में किसी भी सर्जरी में संभव नहीं था। इसलिए दोस्त के भले के लिए, दोस्त के कर्तव्य के नाते मैंने शिरीष के हृदय की सर्विसिंग करने के फॉर्म पर शांति से हस्ताक्षर कर दिए। क्या पता ऐसा वक्त मुझ पर भी आ सकता है। कौन कब हृदय के किस कोने में घुस जाए, इसका क्या ठिकाना। थोड़ी ही देर में शिरीष को सर्विसिंग सेंटर में अंतरिक्ष यात्री का पोशाक पहनकर अंदर ले जाया गया।
आधे घंटे के बाद शिरीष बाहर आया तो उसके सीने का दर्द गायब हो गया था। वह हंसते हुए बाहर आया तो उसके खुशी भरे चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। जब हृदय उलझता है का मतलब क्या होता है? शिरीष के मामले पर विचार करते हुए मेरे मन में यह ख्याल आया, कहीं यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित आधुनिक इलाज इंसानों के शरीर में घुसे भूतों को नींबू मिर्चियां मारकर निकालने वाले तांत्रिक के तरीके से मिलता जुलता मनोचिकित्सा का ही एक रूप तो नहीं था? श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुरेश चंद्र वाघ की हिंदी कहानी जब हृदय उलझता है। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। इस कहानी का वीडियो लाइक कर देना, अपने मित्र परिवार में इसे शेयर भी कर देना और उन सभियों को दीपक रेगे कथा कथन चैनल सब्सक्राइब करने की विनती मेरी तरफ से करते रहना। मिलते रहेंगे दीपक रेगे कथा कथन चैनल पर ऐसी ही बढ़िया कहानी सुनने के लिए। नमस्कार।